आज की क्लास केमिकल कॉम्बिनेशंस के नियम में नियम क्रमांक बड़ा 3 लिखेंगे बच्चों। बड़ा 3 है। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो चुका है। अच्छा, मल्टीपल भी हो चुका है, ठीक है हो फिर। चुका है। अच्छा भैया, तो मल्टीपल के बाद बच्चों ठीक है, फिर लॉ ऑफ, एक्चुअली ये तो कहानी ख़त्म होती है, लेकिन फिर भी उसके साथ ही लिख लेते हैं इसको। हालांकि ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं कहलाता, पर हाँ बेसिक्स के तौर पे जानना ज़रूरी है, तो उसको ही चौथा बना के लिख लो और साथ में निपटा लेते हैं। चौथा लिखेंगे बच्चों गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसका पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स, comma, gases combine in a simple ratio of their volumes provided all measurement should be done at the same temperature and pressure. इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो। मतलब डाल्टन के टाइम में, मतलब सर जब लोग एटम को ही नहीं जानते थे, तो ये जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के नियम थे, जैसे अपन ने बोला भी, ये उस ज़माने के हिसाब से और आज भी ये ठीक ठाक सही है। मतलब ये हर सिचुएशन में सही नहीं है, हाँ, लेकिन गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ये ऐसे ही स्पेशल केस की बात कर रहा है। क्या? आइए पहले गे-लुसेक्स लॉ की एक देसी सी बात समझ लें। एग्जाम्पल करके लिखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल करके लिखेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करके HCl बनाती है। बेटा गे-लुसेक्स लॉ केवल गैसेस के लिए ही लग सकता है, ऐसा गे-लुसेक का कहना था। और इसका ये कहना था कि गैस जो कंबाइन करती है, भाई आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया अपन ने। इस रिएक्शन को पढ़ेंगे हम कैसे बच्चों? हम इस रिएक्शन को देसी भाषा में पढ़ेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बनेंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका 1 किलो, इसके 1 किलो से इसका 2 किलो बनेगा? नहीं सर, क्योंकि मुझे इसका वजन तो पता नहीं। मुझे Cl2 का हाँ, मैं मोलर मास से वजन निकाल सकता हूँ, लेकिन जो हम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस करके निकालते हैं, यानी कि 1:1:2 का जो रेशियो है, ये रेशियो किसके लिए वैलिड है बच्चों? ये वैलिड है केवल इनकी संख्या के लिए, वजन या वॉल्यूम के लिए नहीं। हेलो, ये तो नहीं कह सकते ना कि इसका 1 लीटर इसके 1 लीटर से, इसका 1 किलो इसके 1 किलो से, नहीं। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इसका 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, या ये कह सकते हैं क्योंकि मोल भी संख्या में ही डील करता है, बस बड़ी बड़ी संख्या में करता है, तो ये भी कह सकते हैं कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाएगा। ये तो बोल सकते हो ना? हेलो हेलो, पर क्या तुमने इस डब्बे का वॉल्यूम या वजन निकाला इन 3 डब्बों का? नहीं। तो ये नहीं कह सकते कि इसका 1 किलो इसके 1 किलो से रिएक्ट करके 2 किलो बनाएगा, नहीं। ये जो हम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस करके निकालते हैं, इनका इस्तेमाल हम मोल्स में या संख्या में कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम या वजन में नहीं। गे-लुसेक्स लॉ हमको इजाज़त देता है कि जाओ, अगर पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज सब गैस है, HCl भी गैस होनी चाहिए, लिख भी लो। अगर पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज सब गैस है, तो जो स्टोइशियोमेट्री तुम संख्या यानी कि नंबर के लिए लगाते हो, वही स्टोइशियोमेट्री तुम वॉल्यूम के लिए भी इस स्थिति में लगा सकते हो। मतलब अब तुम कह सकते हो कि इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करके इसका 2 वॉल्यूम बनाएगा। वॉल्यूम की कोई भी यूनिट इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये केवल तुम कब कह सकते हो? जब पार्टिसिपेटिंग स्पीशी कैसी हो? कैसी हो? गैस हो। और वो भी सारी की सारी गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर भी, देखो इंग्लिश पढ़ो, प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट शुड बी डन एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। हालांकि अगर आपसे कॉमन सेंस में लगवाने को बोलूँ ना, तो आपको कुछ कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि आप गैसेस का लॉ ऑलरेडी जानते हो। क्या है गैस का लॉ? PV=nRT। अगर बेटा प्रेशर और टेम्परेचर उसने फिक्स कर दिया, तो R तो कांस्टेंट होता ही है, तो वॉल्यूम और मोल्स की प्रोपोर्शनैलिटी आ न गई। हेलो, तो मैंने बोला ही था, जो काम आप मोल या संख्या में कर सकते हो, ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट I 1:1:2, ये रिएक्शन को हमेशा पढ़ा जा सकता है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसके 2 मोल बनाएगा, चाहे जो भी स्थिति हो, गैस हो ना हो, सॉलिड हो ना हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर ये गैस है, और अगर गैस होने के बाद भी केवल गैस होकर काम नहीं बनेगा, प्रेशर टेम्परेचर सेम भी है, तब जाके जो प्रोपोर्शनैलिटी हम मोल्स में इस्तेमाल करते हैं, वही प्रोपोर्शनैलिटी हम
वॉल्यूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेशल केस का एक फ़ायदा है आपको। हालांकि गेलुसेक्स लॉ आपको ना भी पता होता, आप आइडियल गैस इक्वेशन से भी बता सकते हो, पर उस ज़माने में आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पता थी लोगों को, तो गेलुसेक्स लॉ के को बड़ा माना जाता था। हेलो, तो केमिकल कॉम्बिनेशन में पांचवा लिखेंगे अवोगाद्रो हाइपोथेसिस में इंग्लिश, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। लिखो लिखो, हाँ बोलो। कि डाल्टन के ज़माने में जब लोग एटम को भी नहीं जानते थे, हमको सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम पता था, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी नहीं जानते थे, तो उस ज़माने में बड़ी बात थी। हालांकि आज अगर, क्योंकि आप गैस को जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो, तो आप सीधा एक काम करो, हमको पता है पी वी एन आर टी होता है। अगर फिर से बेटा सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर ले लिया जाए तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स से। नंबर ऑफ मोल्स का इन टर्म्स ऑफ संख्या फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन ए। एन ए तो कांस्टेंट होता है, तो इसको भी हटा दो, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। हेलो, वही लॉ है ये इंग्लिश यही कह रही है कि अगर दो गैसेस की वॉल्यूम बराबर है, मान लो V1 और V2 बराबर है, तो N1 N2 भी बराबर होगा। कहता है इक्वल वॉल्यूम गैसेस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमको ही पता है मॉलिक्यूल, भाई मान लो कोई मॉलिक्यूल है SO3, दूसरा मॉलिक्यूल है O2, तो वॉल्यूम बराबर होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होगा, एटम नहीं होगा, क्योंकि SO3 के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, 3 ऑक्सीजन और 1 सल्फर। हेलो, तो ये हमको ही पता है मॉलिक्यूल बराबर होगा, एटम बराबर नहीं होगा। हेलो, यस सर। कोई दिक्कत? यस, नो सर। बस बेटा, तो यहाँ हेलो, यस। चलो केमिकल कॉम्बिनेशंस के बाद एक नोट डालेंगे, और नोट है हमारा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये क्या होता है सर? सिर्फ परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिख लो बेटा, इसमें थ्योरी नहीं लिखनी कोई, सीधा सवाल लिखेंगे। परसेंट कॉम्पोजिशन लिखने के बाद लिखेंगे एग्जाम्पल। बोलूं? यस सर। सवाल भी मैं आपको दे रहा हूँ, एक बहुत सस्ता सा सवाल। लिखो, कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन इथेनॉल। शायद अगर आप 10वीं पास हो तो आपको इथेनॉल का फॉर्मूला पता होगा, कोई बताएगा? ये फॉर्म में मुझे अच्छा लग रहा है, C2H5OH। क्यों मुझे इस फॉर्म में अच्छा लग रहा है, H अलग से? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH होता है बेटा, तो उसको अलग से बोलना है। आप लोग 10th पास हो, शायद आप फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानते हो कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं, औकात होती है उनकी, इसलिए उनको अलग से ही लिखते हैं अपन, है ना। तो ये होता है इथेनॉल C2H5OH। आपको मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है हर एलिमेंट का। सवाल लिख लिया नोट में सब लोगों ने? यस सर। भाई परसेंटेज निकालने का तरीका ही होता है कि न्यूमरेटर में तुम कितना नंबर पाए और डिनोमिनेटर में टोटल पेपर कितने नंबर का था इंटू 100। तो अगर इथेनॉल में मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है कार्बन का, तो कार्बन का वजन कितना है? सर देखो, 2 कार्बन है, हर कार्बन का वजन होता है 12U, तो ये हो गया वजन ऑफ कार्बन इंटू टोटल वजन डिनोमिनेटर में इंटू 100। प्रतिशत सॉल्व करिए, बताइए। हाइड्रोजन का भी सर ऐसे ही हो जाएगा, टोटल 6 हाइड्रोजन है सर, हर हाइड्रोजन का 1U अपॉन 46U इंटू 100। और वैसे तो मैं ना भी निकालूं तो तीनों को मिला के 100 होना है, तो 100 से माइनस कर दूं कार्बन और हाइड्रोजन, वो भी आ जाएगा, या अलग से भी निकाल लूँ तो परसेंटेज ऑक्सीजन का आएगा। ऑक्सीजन है 16U उसका वजन है अपॉन 46U इंटू 100। दुनिया का सबसे कठिन काम करो और मुझे एग्जैक्ट कम से कम 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, वैसे जेई बेटा 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आंसर क्लिक करवाता है, तो इंटू डिवाइड आना चाहिए, पर खैर आप लोग 1 डेसिमल प्लेस तक ही मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज बताएं तो हाँ बोले। यस सर। चलो ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। परसेंटेज कैसे निकालना है बात समझ में आती है? हेलो भाई, कभी भी किसी भी सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इस एनालिसिस को कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको निकालना है कि क्या है, क्या है को हम लोग बेटा
इंग्लिश में बोलते हैं, साइंस में कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब आदमी एक पुड़िया से टेस्टिंग करके ये बताता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो क्या है को आज से हम कौन सा एनालिसिस बोलेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस। कौन सा बोलेंगे? और उसके बाद जब क्या है हम निकाल लेते हैं तो हमें 12वीं के बाद भी ये टूल मिल जाएंगे कि हम ये भी बता पाएँ कि कितना है। कितना है के एनालिसिस को कहते हैं बच्चों क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो एक्चुअली बेटा लैब में ना आदमी उल्टा काम करता है। क्वालिटेटिव यानी कि कौन कौन से एलिमेंट है, क्वांटिटेटिव यानी कि कितने कितने प्रतिशत में है, वो हम लैब में बड़ी आसानी से, इसके लिए साइंस इंजीनियर्स की भी आवश्यकता नहीं, टेक्नीशियन से काम कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि क्या है और कितना है। तो एक्चुअली हमको ना प्रतिशत जो आपने अभी निकाला है ये लैब में बड़ी आसानी से मिल जाता है। हमारे लिए जो कठिन काम होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूले का डिटर्मिनेशन। ये साइंस है। ये तो बड़ा सस्ता काम है कि क्या है यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, और कितना है यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके ये बता पाएँ कि प्रतिशत क्या है। हमारे लिए कठिन बात है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना, और यही हमारा अगला स्टार मार्क है जो कि आपको आपके स्कूलों में भी पूछा जाता है। चलो, और बोर्ड्स में भी आता है, जेई में भी ज़रूरी है। बच्चों स्टार मार्क करके नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे। हमारे लिए अगला टॉपिक है ये एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिखो लिखो तो हाँ बोलो। ठीक है। अब बेटा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बहुत थ्योरी की ज़रूरत नहीं है आपको। बस एम्पेरिकल फॉर्मूला शायद कुछ को ना पता हो तो एम्पेरिकल फॉर्मूले के नीचे ऐसे एरो डाल के लिख लो सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इसकी डेफिनेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या फ़र्क है। इतना लिखा सबने? हटा दूँ? यस सर। चलो, अब बच्चों बड़ी सरल सी बात है, हालांकि ये फ़र्क होता है बेटा। एग्जाम्पल लिख लीजिए। अच्छा एग्जाम्पल कैसे लिख लो, जैसे बच्चों मैं कह रहा हूँ ब्यूटेन, आप लोग भी ऐसे सिंपली नेक्स्ट टाइम से लिख लीजिएगा। ये हो गया मान लो मेरा सब्सटेंस, और ये हो गया मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये हो गया मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है। ब्यूटेन शायद आप लोग 10वीं में पास हो, आपको पता होगा अल्केन होता है सर 4 कार्बन का, और CnH2n+2 यानी कि बिल्कुल सही। तो बच्चों इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। लेकिन बेटा अगर 4:10 का रेशियो देखोगे ना तो ये सिंपल नहीं है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा बच्चों? 2:5। हेलो हेलो। तो जो सिंपल होल नंबर रेशियो का फॉर्म होता है किसी भी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का, उसके फॉर्मूले को, सिंपलेस्ट फॉर्मूले को एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, और अन्यथा वाले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि मान लो एक और लिख लो एग्जांपल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी CO2 होता है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी CO होता है। मतलब सर दोनों सेम भी हो सकते हैं? बिल्कुल, सामने देखो एग्जाम्पल है, हो भी सकता है। हेलो, हटा दूं? Molecular formula is nothing but some integral of n times of empirical formula. And what is n for L belongs to all integers? Hello? Yes. Hello? Yes. नहीं, ये एक्चुअली होना चाहिए for n belongs to, है ना, all integers। चलो हटा दूं, आगे बढ़ रहा हूँ, कोई रोक नहीं रहा है। तो n क्या हो सकता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल भी सकते हो कि n क्या होगा। आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, चलो नेक्स्ट। अब बेटा
नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे एग्जाम्पल, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसमें सबसे पहले हमने ये निकाला कि क्या है, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस किया तो पता चला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। फिर कितना है, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया तो पता चला कार्बन इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना परसेंट, ऑक्सीजन इतना परसेंट। फिर हमने ये तोला कि मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का 118 ग्राम है उस मॉलिक्यूल का वजन। अब आप मुझे बताइए कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आप, हाँ चलो सीधा ही लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ सीधा। पहले सवाल लिखो बच्चों, सवाल लिखो तो हाँ बोलो। मोल्स निकाल सकते हैं? हेलो हेलो, Yes, sir. बस। तो करना क्या है, सबसे पहले हमको एलिमेंट्स लिखने हैं, उनका जो भी परसेंटेज दिया हुआ है वो लिखना है, और वही परसेंटेज को वजन मानते हुए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चों, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास अलग से नहीं लिखो, उतना तो अपने को पता ही होता है। तो उससे सीधा क्या आ जाएगा बच्चों, सीधा आ जाएगा बच्चों रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। भाई नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे, जो उनका परसेंटेज दिया उसी को वजन मान लिया अपॉन एटॉमिक मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। लेकिन सबसे कठिन काम यही है, पहला कठिन काम तो मैं करके दे रहा हूँ आपको। क्या, यहाँ कैलकुलेशन 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करनी ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ एरर नहीं ले सकते सर, क्योंकि एग्जैक्ट रेशियो चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये 3.39 है, ये 5.08 है, ये 3.389 है। देखो ये तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक लिया हुआ है मैंने। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स के बाद बच्चों निकालते हैं हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो। क्या लिखोगे आप लोग इसको, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, जो भी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हैं बच्चों आपके पास, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है भाई मेरे, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑक्सीजन वाली 3.389 दिख रही है। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इसको सबसे डिवाइड कर दो, यानी कि खुद से भी डिवाइड करो और बाकियों से भी डिवाइड करो। जैसे 3.39 अपॉन 3.389, 5 अपॉन 3.3, ऑब्वियसली ये तो 1 ही आ जाएगा। ये भी सॉल्व करोगे तो 1 आएगा लगभग, मतलब फिर भी 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक भी 1 ही आएगा। ये आ जाएगा लगभग 1.5। बेटा वैसे तो सच्चाई ये है, स्कूल लेवल में आपको यहीं सिंपलेस्ट रेशियो के केस में ही 90%, 99%, 100% केस में स्कूल लेवल पे आपको यहीं पे इंटेजर मिल जाएगा। जो इंटेजर मिलेगा वही सिंपलेस्ट रेशियो होगा, कई बार नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ नहीं मिला है। अब यहाँ पे कहाँ तक पहुँचे अपन, 1.5 तक। तो पहले बच्चों यहाँ तक पहुँच जाओ, फिर थोड़ा सा यहाँ जगह रखना, वो मैं बताऊँगा यहाँ पे क्या करना है, पर पहले यहाँ तक लिखो। यहाँ तक पहुँचो तो हाँ बोलो, लिखो भाई। सिंपल रेशियो के बाद आ गया होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो निकालने के लिए जो भी इंटेजर आया है उसको पहले आप सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दो। कैसे, जैसे 1.5 को 15/10 यानी कि 3/2 लिखा। अब बच्चों अगर ये 3/2 है और तुमको सबको इंटीजर ही बनाना है तो सबको 2 से इंटू कर दो। क्यों? क्योंकि 3/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर सबको 2 से इंटू करोगे तो ये जो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 ही है 2 हो जाएगा, ये बचेगा 3। तो 2:3:2। हेलो हेलो, Yes, sir. एक बार फिर सुन लो बेटा। कभी भी बच्चों जो सिंपलेस्ट रेशियो आए आपका, वो सिंपलेस्ट रेशियो में अगर तुमको इंटीजर नहीं मिला है तो तुमको निकालना पड़ेगा होल नंबर रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो से होल नंबर रेशियो में जाने का तरीका ये कि जो भी डेसिमल में आया है उसको कन्वर्ट कर लो पहले आप सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। मतलब 1.5 को सिंपली लिख सकते हो 15/10, या इसको लिख सकते हो 3/2। अब अगर सारे के सारे रेशियो को मैं 2 से इंटू कर दूंगा तो ये 3/2 बदल जाएगा 3 में, ये 1 बदल जाएगा 2 में, और ये भी 1 बदल जाएगा 2 में। मैंने सबको 2 से इंटू कर दिया तो मेरे को सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया। सिंपलेस्ट रेशियो क्या हुआ, 2:3:2। यही बोला मैंने, यही हमको होल नंबर रेशियो में लिखना है। लिखो तो हाँ बोलो। Yes, sir. हटा दूं? Yes, sir. कोई रोक रहा है? जैसे स्टेप 1 खत्म हुआ
हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, क्या आया एम्पेरिकल फॉर्मूला भैया? सर एम्पेरिकल फॉर्मूला आया कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 2 यानी कि C2H3O2। दूसरा स्टेप क्या है? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालोगे? अरे बहुत आसान है सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया है, एटॉमिक मास से सिंपलेस्ट रेशियो को इनटू करेंगे, यानी कि कार्बन को 2 से, हाइड्रोजन को 3 से, ऑक्सीजन को 2 से, तो हमारे पास ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया। हेलो लिखो ज़रा, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाला। अब देखते हैं क्या करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। हमने फॉर्मूले में तो सर याद ही किया था। तो तीसरा स्टेप होगा बेटा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, जो एन टाइम्स होता है ना, वो एन कैसे निकालने हमने लिखा भी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या होगा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास? हेलो, तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है सवाल में? 118। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तुमने कितना निकाला अभी ताज़ा 59। हेलो, तो रेशियो क्या आ गया? 2 आ गया। अब सीधा बात बेटा, चौथा टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एन टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि एन टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि एन को 2 को नीचे से इंटू कर दो, तो जो रेशियो 2:3:2 है वो हो जाएगा 4:6:4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया बेटा। क्या आ गया? C4H6O4। छापो तो हाँ बोलो। आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है एक मेटल ऑक्साइड का जिसमें 70% मेटल है, मेटल को M मान लो, उसका एटॉमिक मास 56 गिवन है। सबसे पहले क्या करोगे? अरे टेबल बनाओगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो तो निकालोगे ही नालायक, उसमें आगे क्या करोगे? सबसे पहले कॉलम में क्या लिखोगे? मेटल का परसेंटेज कितना दिया है सवाल ने? 70। ऑक्सीजन का तो दिया ही नहीं, क्या करें अब? 30। कैसे पता? क्योंकि मैक्सिमम 100 ही होगा। हाँ अरे सर मेटल ऑक्साइड है, मेटल 70 है, तो बचा हुआ तुम ऑक्सीजन होगा प्रतिशत में, तो वही हो गया वजन का। चलो अब चालू हो जाओ, थोड़ा कॉमन सेंस हो तो लगाओ। यहाँ क्या निकालते हैं अपन? मोल रेशियो। कैसे? गिवन वजन अपॉन एटॉमिक मास, गिवन वजन अपॉन एटॉमिक मास। जिन्हें नहीं आ रहा उनके लिए बता रहा हूँ। 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक ये कितना आया? 70/56। देखो इंटू डिवाइडर नहीं होता अभी तक। 1.26 1.26। नीचे वाला कितना आया? वही कर रहा, करो भैया। कितना आया? 1.85। नेक्स्ट क्या निकालते हैं? रिलेटिव नंबर। हाँ वही सिंपल रेशियो। हाँ भैया, सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं? जो सबसे छोटा है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो 1.26/1.26, 1.85/1.26। ये मैं बता देता हूँ 1 आएगा, नीचे वाला तुम लोग बताओ। 2 प्लेस और डेसिमल तक चाहिए, 1 ही तक बताओ। चलो कितना बेटा? 1.4 बेटा 1.5। क्यों मैं 1.5 कह रहा हूँ? अरे कॉमन सेंस लगा लिया करो बेटा कभी कभी तो। सर मेरे पास मान लो 125 रुपये हैं, 125 रुपये का 50% मतलब मोटा मोटा 60 रुपये के आसपास की चीज़, तो लगभग 60 रुपये ऐड कर दोगे तो 180 आसपास पहुँच जाएगा, मतलब 50% ना बढ़ा तो 1.5 टाइम्स हुआ। हेलो, तो फिर मतलब लास्ट में यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा हमको क्या? होल नंबर रेशियो, क्योंकि इंटीजर नहीं मिला है। ये कैसे निकालेंगे सर? सर फिर से कर दो ना इसको, 3/2 मान लो, तो पूरे को इंटू कर दो, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो 2:3 का रेशियो हो जाएगा।
तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? मेटल होंगे 2, ऑक्सीजन होगा 3। M2O3 तो MO2O3 M2, M2O3 कोई दिक्कत? होमवर्क है बच्चों एक्सरसाइज 1 का, पार्ट 1 का भी पार्ट 2 का भी, मतलब सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी होमवर्क है। सेक्शन बी के क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोग से, अटेम्प्ट करो। सेक्शन सी के सवाल हो जाएंगे आप लोग से, अटेम्प्ट करो। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है? हेलो, लेकिन ये पार्ट 1 के भी बेटा, और ये पार्ट 2 के भी, ये पार्ट 2 के बी और पार्ट 2 का भी सी। मतलब कभी मैं कोई सेक्शन दे रहा हूँ तो पार्ट 1 पार्ट 2 साथ में आता है, क्योंकि वो एक सब्जेक्टिव होते हैं पार्ट 1 के, ऑब्जेक्टिव होते हैं पार्ट 2 के। ये आप लोगों का होमवर्क है। मेरे हिसाब से होमवर्क में आप लोगों को कुछ 18-20 सवाल मिल गए हैं, तो प्रयास करो, आज का पूरा दिन लगाओ। लेकिन ये होमवर्क कौन सी कॉपी में करना है? रफ कॉपी में, या कोई केमिस्ट्री प्रैक्टिस कॉपी में। मेरी क्लास नोट्स की कॉपी ख़राब नहीं करनी है, ठीक है? हेलो।